वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है इस मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज महाजनपद पीरियड को हम एक्सप्लोर करेंगे। महाजनपद पीरियड वही बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जब राइज हो रहे थे, उसी के पैरेलल ये महाजनपद भी राइज हो रहे थे। और 16 महाजनपद, कितने? 16 महाजनपद थे। और इनको याद करने के लिए बस आपको गाने के फॉर्म में आपको याद करना है। मज़ेदार होगा ये लेक्चर, क्योंकि ये 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, सेठी, अवंती, कांधार, कुरु, ये 16 महाजनपद आपको आराम से। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 16 महाजनपद कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, इनको भी याद करना है। यूपीएससी सवाल पूछता है, तो ये आप याद करिए। यूपीएससी सवाल पूछता है तो इसको आपको याद करना होगा कि ये 16 महाजनपद कौन कौन सी नदी के किनारे बसे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपनी वही वाली टाइमलाइन को। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टोन एज, के बाद चालकोलिथिक, फिर ब्रॉन्ज एज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, उसके बाद बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का राइज देखे थे। उसी के अब पैरेलल जो पीरियड था महाजनपद, अब हम महाजनपद को देखने जा रहे हैं, जिसमें से 16 महाजनपद उभरते हैं। और उन 16 महाजनपद में मतलब ये 16 महाजनपद आपस में लड़ते हैं और उस लड़ाई में मगध विक्टोरियस होता है। और मगध आज का जो बिहार है वहाँ पे लोकेटेड है। मगध हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी ने मगध को विक्टोरियस बनाने में अपनी रोल निभाई है। तो आइए देखते हैं महाजनपद, 16 महाजनपद की कहानी। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आइए देखा जाए। और हाँ दोस्तों, आपको अगर मेरी सारे ये लेक्चर और फिर जो मैंने अभी तक अपलोड की है आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं महाजनपद पीरियड को। तो आइए देखते हैं महाजनपद। तो 16 महाजनपद को पहले याद करने का ट्रिक। तो सबसे पहले आपको इसको, ये 16 महाजनपद को गाने के रूप में, जैसे आप गाना गाते हैं वैसे ही आपको ये महाजनपद को भी गाना होगा। राइम बनानी होगी, राइम, जैसे पोयम में राइम होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले महाजनपद को। तो सबसे पहला महाजनपद अंग। और हाँ, एक बात दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी सिंगल यूनिट में रहती थी, ट्राइबल लोग थे सिंगल यूनिट में। लेकिन फिर लेटर वैदिक में ये सिंगल यूनिट में जो रहते थे ट्राइबल, तो इन्होंने मतलब ये सारे जना मिलके जनपद फॉर्म करते हैं। तो लेटर वैदिक में सोसाइटी जनपद थी, जनपद यानी कि जनपद 1, जनपद 2, जनपद 3। तो अब यहाँ महाजनपद, यानी कि ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज है, और तो ये जनपद फिर मतलब जनपद 1, जनपद 2, ये सारे जनपद मिलके एक महाजनपद फॉर्म करते हैं, महाजनपद। तो हम उसी पीरियड को देखने जा रहे हैं, महाजनपद पीरियड। तो महाजनपद पीरियड आइए देखते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, सुरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, सेठी, अवंती, गाने के फॉर्म में ना, ठीक है। देखो, इंग्लिश में आपको याद नहीं होता है तो हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने लिखा है। तो आइए देखते हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, वत्स, गांधार, काम्बोज, वज्जी, मल्ल, अवंती।
छेदी, छेदी, मत्स्य, मत्स्य हो गया है, नहीं नहीं हुआ है, वत्स हुआ है, वत्स, गांडार, काम्बोज, वज्जी, मल्ल, अवंती, छेदी, मत्स्य, मत्स्य, सुरसेन, असमक, असमक भी बोलते हैं, असाक भी बोलते हैं। तो ये 16 महाजनपद है। मगध, ये मगध, इन 16 महाजनपद में मगध विक्टोरियस होता है। तो मगध की कहानी हम देखेंगे अभी कि कैसे मगध राइज होता है, मगध की इम्पोर्टेंस कैसे होती है। तो ये 16 महाजनपद कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, तो यहाँ एक टेबल के फॉर्म में मैंने बनाया है, मतलब नोट्स, मतलब आप सब वीडियो अपलोड करने से मैंने कंटेंट बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिखा रहा हूँ आपको ये कंटेंट कैसे मैंने टेबल के फॉर्म में बनाया है। महाजनपद, फिर एसोसिएटेड रिवर्स एंड कैपिटल, महाजनपद की कैपिटल। तो मगध, जब मौर्य का टाइम था तो मौर्य के टाइम पे मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, यानी कि पाटलिपुत्र से वो लोग वो करते थे, रूल करते थे। अंग, ये जो अंग, पहला महाजन अंग, चंपा एंड गंगा रिवर, इसकी कैपिटल भी चंपा, यानी कि नदी भी चंपा रिवर और कैपिटल भी चंपा। मगध, आज का बिहार, गंगा एंड सोन रिवर, फर्टाइल लैंड, और ये मगध बहुत उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की, फर्टाइल लैंड बिटवीन डैम, इसी फर्टाइल लैंड है, यानी कि फर्टाइल लैंड यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होगा तो अच्छा प्रोडक्शन, यानी कि अच्छा टैक्स रिवेन्यू मिलेगा राजा को। तो इसीलिए मगध के लिए इतना वो हो रहा था, इसीलिए मगध राइज होता है। और मगध में एलिफेंट का भी, अभी राइज और मगध आएंगे तो उसमें मगध क्यों राइज हुआ है उसके सारे रीजन हम देखेंगे। तो फर्टाइल लैंड मगध, काशी, वरुण एंड असी रिवर विच गेव द कैपिटल वाराणसी, इस नेम, ये वाराणसी के नाम पे ही पड़ा है, वाराणसी, बनारस। द सोन रिवर आल्सो फॉर्म इज सदर्न बाउंड्री, और ये जो सोन रिवर है ये सदर्न बाउंड्री को भी फॉर्म करती है। इसकी कैपिटल बनारस, वाराणसी, काशी, काशी वही बनारस वाराणसी। कौशल, जो उत्तर प्रदेश में कहाँ वो है, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में ही है ना, बनारस, काशी, वाराणसी, जो भी बोलना है, काशी, वाराणसी, बनारस, सब तो एक ही है। कौशला, कौशला नहीं, कौशल, हिंदी में कौशल होगा लेकिन इंग्लिश में कौशला आ जाएगा क्योंकि ए है, लेकिन ये ए साइलेंट है, तो कौशल। तो कौशल कौन से नदी के किनारे है, तो सरायूर, सरायूर, खग्गर, नहीं खागरा, खागरा। मॉडर्न लोकेशन अवध, यूपी। सरस्वती, इसकी कैपिटल सरस्वती। सुरसेन, यमुना रिवर, पांचाल, गंगा यमुना रिवर। आज मॉडर्न, अच्छा ये मॉडर्न लोकेशन, अच्छा मॉडर्न लोकेशन बरेली, बुडौन, यूपी, बरेली, बुडौन, यूपी। इसकी कैपिटल अचित्रा, अचित्रा। कुरु, मॉडर्न लोकेशन मेरठ, और नदी यमुना गंगा। मत्स्य, यानी कि आप यह नदी के साथ साथ इसकी मॉडर्न लोकेशन, मॉडर्न यानी कि आज कहाँ पे ये महाजनपद लोकेटेड है, यानी कि कौन कौन से राज्य में आज के। कुरु, पांचाल से आप, पांचाल का जिक्र महाभारत में भी, पांचाल की वो द्रौपदी पांचाल से थी ना, तो बस ऐसे भी याद कर दीजिए। महाभारत तो सबने देखी है टीवी पे, तो पांचाल से ही बिलोंग करती थी द्रौपदी, और उनको पांचाली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो पांचाल से बिलोंग करती है, इसलिए नहीं बोला जाता कि उनके 5 पति हैं, वो पांचाल से बिलोंग करती हैं इसीलिए वो उनको पांचाली पांचाली बोला जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि 5 पतियों से शादी है तो पांचाल बोलते हैं, वो पांचाल से बिलोंग करती हैं इसीलिए पांचाली उनको कहा जाता है। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आइए आगे। कुरु, मॉडर्न लोकेशन मेरठ, गंगा यमुना रिवर। मत्स्य, चंबल रिवर, चंबल, चंबल रिवर। मॉडर्न लोकेशन जयपुर, जयपुर राजस्थान। जयपुर को
कौन सी सिटी बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। चेडी, क्या लिखा है, चेडी, हाँ चेडी, ये भी महाजनपद था, महाजन। और ये अवंती, अवंती और मगध, वो कन्फ्लिक्ट आएगा, अवंती और मगध में कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि वॉर होती है, मगध महाजनपद और अवंती। सिप्रा नदी के किनारे और नर्मदा। मॉडर्न लोकेशन मालवा, मध्य प्रदेश। उज्जैन, इसकी कैपिटल उज्जैन। महेशमती, अच्छा महेशमती, वो बाहुबली मूवी में महेशमती का जिक्र बहुत बार हुआ है। तो ये हो गए, आपको ये समझ में आए, आपको याद करना होगा। रुकिए आपको दिखा दे हूँ, दिख रहा है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए, अवंती तक, ये अभी 10 महाजनपद का है, अभी 6 महाजनपद बाकी हैं। उसके बाद गांधार, इंडस एंड काबुल रिवर, पाकिस्तान। गांधार पाकिस्तान में, आज मॉडर्न लोकेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इसकी कैपिटल तक्षशिला। कंबोज, काम्बोज, हाँ काम्बोज, ये भी महाजनपद था। इस काबुल वैली, मॉडर्न लोकेशन काबुल वैली, अफगानिस्तान, कश्मीर, विपस, ब्यास, ब्यास रिवर, और इंडस ट्रिब्यूटरीज। राजापुर, कैपिटल राजापुर, राजापुरा, नहीं राजापुर, हाँ ए साइलेंट है। असमक, असामक, असमक, जो भी, असमक बोलिए, असामक। गोदावरी, मॉडर्न लोकेशन गोदावरी बेसिन, महाराष्ट्र। पैठान, पोटली, कैपिटल है पैठान, पैठान, पोटली। दिख रहा है आपको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर वज्जी, गंडक, गंडक रिवर, मॉडर्न लोकेशन वैशाली, बिहार, ये भी बिहार में ही है, मगध और वज्जी दोनों। वैशाली और मगध भी बिहार में ही था, इसकी कैपिटल भी वैशाली, और रिवर गंगटक। मल, राप्ती एंड गंगटक, मॉडर्न लोकेशन कुशीनगर, यूपी, कुशीनगर, कैपिटल भी वत्स। मॉडर्न लोकेशन प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, इसका मॉडर्न नेम प्रयागराज ही है, इलाहाबाद का। यूपी, गंगा यमुना रिवर, कौशाम्बी, कैपिटल है। तो ये हो गए 16 महाजनपद। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। महाजनपद और एसोसिएटेड रिवर, यानी कि कौन कौन सी नदी के किनारे है, यूपीएससी क्वेश्चन सवाल पूछ चुका है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 2024 में कि 25 में, 24 या 25, इन दोनों ईयर में किसी ईयर में पूछा है, लेकिन पूछा है ये कंफर्म है, ईयर कंफर्म नहीं है कि कौन से ईयर में पूछा है, तो नोट डाउन कर लीजिए। रफ बैकग्राउंड ऑफ राइवलरी बिटवीन महाजनपद, तो ये महाजनपद के बीच में जो राइवलरी थी, तो जैसे पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच और फ्रांस, इनके बीच में राइवलरी हुई, तो ये ब्रिटिश और पोर्चुगीज दोनों ने तो मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया था। ये रफ डायग्राम है, इसको भी बना लीजिएगा। और वैसे ही महाजनपद, देखो मगध के एक फिजिशियन जीवक, इन्होंने मगध ने के राजा ने फिजिशियन भेजा था, जीवक, यानी फिजिशियन का नाम जीवक है। और अवंती मतलब अवंती के राजा के, तो अवंती और मगध में संबंध कभी अच्छे थे तो कभी रावेलरी, यानी कि कभी खराब थे, तो ये कहानी थी। इसके बाद राइज ऑफ मगध, तो मगध कैसे राइज होता है, तो बृहदत्त डायनेस्टी, मतलब ये बृहदत्त डायनेस्टी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंशन नहीं करती है। ये सब आप देखिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिएगा, क्लियर तो है ही, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा।
ब्रियडर डायनेस्टी नॉट एक्सपेंशन। उसके बाद हरियंका, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना लीजिए। हरियंका, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंदा डायनेस्टी। तो ये मोर एक्सपेंशन, ये लोग एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन करते हैं। यानी कि हरियंका के टाइम आपको मैप भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए कि हरियंका के टाइम पे कितना बड़ा साम्राज्य था, शिशुनाग के टाइम पे और नंदा के टाइम पे। नंदा का जो लास्ट रूलर था धनानंद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी बहुत वो इंटरेस्टिंग है, सुनाऊंगा। तो आइए, हरियंका डायनेस्टी में फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। उसके बाद अजातशत्रु, इसने तो अपने बाप को ही मार दिया था, बिम्बिसार को ही। फिर उदयन और एक और था नागदशक। फाउंडर रूलर बिम्बिसार। कंटेम्प्रेरी था लॉर्ड बुद्धा का कंटेम्प्रेरी। आप लोगों को पढ़ाने के साथ मेरा भी वो हो रहा है रिवीजन। क्या करें बॉटल। तो ये मेरी मतलब देखा ना, तो कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बिम्बिसार लॉर्ड बुद्धा का कंटेम्प्रेरी था। फिर इतने 3 मैट्रिमोनियल अलायंस किया था, देख रहा है साले का, सॉरी साला नहीं बोलना चाहिए, 3 शादी किया था बस एक्सपेंशन करने के लिए मगध का। 3 मैट्रिमोनियल अलायंस। सबसे पहला लिच्छवी की प्रिंसेस चेलेना से शादी किया था, और चेलेना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था, और इसी अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे बैठ गया। और एक और शादी करता है, 3 मैट्रिमोनियल अलायंस है, 3 शादियां करता है। तो कोसला मगध महाजनपद जो था, वहाँ पे कोसला देवी एक थी, उनसे शादी करता है। तो काशी भी, यानी कोसला तो था ही, काशी भी दहेज में मिलता है, डाउरी। तो ये हो गया कितना, यानी कौशल, काशी और क्या है ये लिच्छवी प्रिंसेस, ये कहाँ की थी, यहाँ नोट नहीं किया हूँ, चलिए बताऊंगा, यहाँ नोट नहीं है, नहीं तो बताता हूँ लिच्छवी प्रिंसेस कहाँ की थी, बताऊंगा। फिर मतलब इसके टाइम पे मगध की कैपिटल राजगृह थी, राजगृह राज राजगृह या राजगाहा भी है इसका नाम, मतलब राजगाहा भी बोलते हैं, राजगृह। इसकी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी। रेगुलर स्टैंडिंग मतलब उसकी आर्मी बहुत वो थी, जबरदस्त, लेकिन इसने लड़ाई कभी की नहीं। देख रहे हो, एक्सपेंशन का डील भी मैट्रिमोनियल अलायंस किया, वो भी 3 शादी की। पहले के राजा बहुत वो थे, एक शादी कर ली, पेट नहीं भरा, दूसरी, चल भाई, ओ माय गॉड, इसमें मजा नहीं आ रहा है, एक और करते हैं। मतलब जितनी शादी की, अगर मजा नहीं आया और शादी, वैसे भी वो लोग राजा है, कौन ही बोलेगा उन लोगों को। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अगर यहाँ पे शादी करेगा 3, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी हो, सभी इंसान है। और अगर वो इंडिया में है, अगर वो शादी करता है 3 या 4 या जो भी वगैरह वगैरह, तो वो लड़की केस कर देगी कि इसने मुझे धोखा दिया। एक और मेरी मतलब सौतन को लाके खड़ा कर दिया, केस कर देगी डायरेक्ट। चलो उसका अपमान होगा ना कि मुझसे भी शादी किया और एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद किया, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो उस समय राजा को कौन बोलेगा भैया, कौन बोलेगा राजा को कि 3 शादी करोगे, बोलो, तो नहीं ना। उस समय कोई बोलने वाला नहीं था राजाओं को, अपने मनमाजी की करते थे, मनमाजी, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 10 कर लिया, जो भी कर लिया।
लेकिन यहाँ पे आइए देखते हैं। अजातशत्रु किल हिज फादर बिम्बिसार। बिम्बिसार अपने बाप को बताया तो यानी कि बिम्बिसार को मार देता है और गद्दी पे यानी कि बिम्बिसार का टाइम पीरियड ओवर। अब आते हैं उसके बेटे पे। वो मगध को तो अजातशत्रु सन ऑफ बिम्बिसार अपने बाप को ही मार दिया। सेकेंड रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी का सेकेंड रूलर। एग्रेशन और इसने जो पॉलिसी अपनाई थी एक्सपेंशन करने के लिए, एग्रेशन, एकदम आक्रामक, मतलब किसी को नहीं छोटा रहा। मतलब जहाँ पे इसके बाप ने मैट्रिमोनियल अलाइन किया था यानी कि इसका ननिहाल यानी कि चेलना इसकी माँ थी ना तो उसका ननिहाल हुआ, तो वहाँ पे भी तो वो लोग बहुत उससे नाराज थे, यानी कि इसने अपने ननिहाल को भी नहीं छोड़ा। मतलब जो जो बिम्बिसार इसके बाप ने संबंध बनाए थे उन सारे संबंध को यानी कि वो नो रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है रिलीजन का। मतलब जो रिलीजन संबंध बनाए थे बाप ने सब बिगाड़ देता है। एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, आक्रामक, मतलब इसने जो पॉलिसी अपनाई थी अपने मगध साम्राज्य, अपने एम्पायर को, अपनी डायनेस्टी को फैलाने के लिए, अपने मगध अपने एम्पायर को फैलाने के लिए, तो इसने आक्रामक, एग्रेशन यानी कि आक्रामक, एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी। तो ये याद रखना, अजातशत्रु एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी। एग्रेसिव इसका मतलब एग्रेसिव बिहेवियर का था। कोसला प्लस काशी जो ये अजातशत्रु के खिलाफ हो गए, और इसकी जो माँ थी चेलना, इसकी माँ का नाम चेलना था ना, अजातशत्रु की मदर चेलना, लिच्छवी प्रिंसेस वैशाली, मतलब ये लोग भी इसके खिलाफ हो गए और वैशाली इसका एलाई बन गया, एलाई कौशल का। यानी कि अजातशत्रु ने नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन, अपने रिश्ते नाते संबंध का रिस्पेक्ट भूल गया। अटैक बाई अवंती, मतलब ये अजातशत्रु को अवंती का भी डर था कि अवंती कहीं अटैक न करते, तो इस वजह से उसने क्या किया, अवंती ने वत्स जो महाजनपद था वत्स, उसको भी डिफीट किया था। तो अजातशत्रु ने अपने राजगृह जो उसकी कैपिटल थी राजगृह को फोर्टिफाइड कर दिया। फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी, फोर्टिफाइड किलेबंदी यानी कि उसके चारों ओर पूरा किला बना दिया, दीवारें खड़े कर दी। फिर आते हैं क्या नाम है अजातशत्रु की कहानी, यही है उदयन। उदयन ये हरियंका का थर्ड रूलर था। उदयन ने क्या किया था, इनने पोर्ट बनाया था कहाँ पे, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। इसने पाटलिपुत्र शहर का वो किया, स्थापना की। इसने फिर शिफ्ट कर दिया कैपिटल को राजगृह से पाटलिपुत्र। उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को। तो मतलब उदयन के टाइम पे कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र, राजगृह नहीं लगाना, ये ध्यान देना। फिर नागदशक इनकम्पिटेंस रूलर था, यानी ये इसके टाइम पे कोई कंपटीशन था ही नहीं, ये फालतू में था, इसका नहीं पढ़ना है। फिर हैंस यू विल फाइंड न्यू डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में सबसे पहले शिशुनाग खुद ही मतलब इसके फाउंडर शिशुनाग। शिशुनाग और ये 16 महाजनपद आपको याद करना है, याद कर लीजिएगा जैसे बताया पोयम की तरह। अंग मगध काशी कौशल, अंग मगध काशी कौशल वत्स मल्ल सेठी अवस्थी। अंग मगध काशी कौशल कुरु पांचाल वत्स गांधार काम्बोज वज्जी मल्ल अवंती सेठी मत्स्य सुरसेन अशाखा असमक असमक असामाका या असक, कुछ भी बोलो, तीनों वही है। अशाखा, असमक, या हिंदी में असमक होगा,
इंग्लिश में असाका, या फिर आप लोग गूगल प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ठीक, तो इसी के साथ हयंका हो गया। शिशुनाग में एक फाउंडर थे शिशुनाग डायनेजी के। शिशुनाग, इसने क्या किया, अवंती बिकम द पार्ट ऑफ मगध एंड रिमेन इट्स पार्ट टिल द एंड ऑफ मौर्य। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। शिशुनाग ने, मतलब देख रहे हो, इसने राजगीर से पाटलिपुत्र किया था उदयन ने। तो अब ये शिशुनाग जो आया था, इसने क्या किया, इसने शिफ्ट कर दिया कैपिटल को पाटलिपुत्र से वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली शिफ्ट कर दिया। मतलब राजाओं को बहुत चुल होती थी कि हम ऐसा क्या करते कि इतिहास में हमारा नाम दर्ज हो जाए और लोग हमें पढ़े। बहुत चुल होती थी पहले के राजाओं में। इसने राजगीर से पाटलिपुत्र किया ताकि इसका नाम भी आ गया। अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा कि राजगीर से पाटलिपुत्र किया था, पाटलिपुत्र। फिर इधर इसने पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया, तो अब वैशाली मगध का वो हो गया कैपिटल, वैशाली। ठीक है, शिशुनाग के टाइम पे वैशाली कैपिटल था और उदयन के टाइम पे पाटलिपुत्र। अभी और कैपिटल फिर से वही पाटलिपुत्र आएगा। अभी देखना, अभी आने वाले रूलर, अभी रूलर आएंगे, मजा आएगा। देखो हिस्ट्री ऑल अबाउट, मतलब हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स, हिस्ट्री उससे अबव है, उससे बियॉन्ड है। सिर्फ डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है और डेट पूछता भी नहीं है, बस आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजी पता होगी तो आप कर ले जाएंगे। इसीलिए मैं ये टाइमलाइन बताया हूँ। सबसे पहले क्रोनोलॉजी कहाँ से, सबसे पहले इंसान का शुरुआत कहाँ से होती है, स्टोन एज, स्टोन एज से। यानी कि, और कैसे पता लगता है, स्टोन एज मतलब स्टोन के टूल्स, मतलब ये जितने भी उस टाइम के टूल्स थे, हमें एविडेंस मिले हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ स्टोन एज। इसीलिए इसका नाम स्टोन एज, क्योंकि सारे यहाँ पे टूल्स जितने भी मिले हैं सारे पत्थर के हैं, स्टोन के हैं, इसीलिए इसका नाम स्टोन एज रखा गया है। और ये ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत है, मानव का जो इवोल्यूशन की शुरुआत है, पहल है, स्टोन टूल्स। इसी, और यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए इसको फ्री प्री हिस्ट्री में रखा गया। प्री हिस्ट्री, ये वो दौर है हिस्ट्री से पहले का, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले का, जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्ट्री का दौर है स्टोन एज और चालकोलिथिक। देख रहे हो, स्टोन के बाद अब लोगों को, वहाँ के लोगों को कॉपर की जानकारी हो गई। चालको मीन्स कॉपर, और यानी कि अब कॉपर के टूल्स बनने लगे। इवोल्यूशन देख रहे हो, स्टोन से अब कॉपर पे आ गए। लेकिन स्टोन एज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जब चालकोलिथिक एज, यानी कि चालकोलिथिक कॉपर में कॉपर की जानकारी हो गई, तो कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ साइट्स में कॉपर का यूज हो रहा था। लेकिन कुछ कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे अभी भी मतलब स्टोन एज, यानी कि पैरेलल था। स्टोन एज कहीं कहीं, मतलब स्टोन और चालकोलिथिक, यानी कि स्टोन और कॉपर दोनों का यूज हो रहा था पैरेलल उसी टाइम पे। लेकिन हम स्टोन के बाद कॉपर को इसलिए रख रहे हैं, इससे ह्यूमन इवोल्यूशन का पता चल रहा है, और इससे क्रोनोलॉजी का भी पता चल रहा है। यानी स्टोन फिर कॉपर, स्टोन फिर चारकोलिथिक, स्टोन फिर कॉपर, यानी पहले स्टोन फिर कॉपर। तो क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी बन रही है कि नहीं? तो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट date. History is not about the dates. History is all about chronology. Are you getting my point? तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और एंशियंट हिस्ट्री की मैंने पूरी क्रोनोलॉजी बता दी है कि एंशियंट की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक एंशियंट है, कहाँ तक है।
बताया ही हूँ। सबसे पहले स्टोन, चालको, लिथिक, फिर स्टोन, चालको यानी कि कॉपर एज भी बोल सकते हैं। कॉपर एज के बाद फिर लोगों को ब्रॉन्ज की नॉलेज हो गई, ब्रॉन्ज। और ये नॉलेज कैसे हुई, यानी कि कॉपर का जो वो होता था माइंस, कॉपर का जो माइन था वो खेतरी माइंस में, वहाँ से मतलब कॉपर आता था। तो वहाँ से वो इंडस वैली वाला जो इलाका है अभी, हाँ, अब यहाँ से मतलब वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सभ्यता बनने वाली है। तो वहाँ से उन्होंने कॉपर लिया, मंगवाया, खरीदा खेतरी माइन से। और अफगानिस्तान से वो लोग टीन लेके आए, अफगानिस्तान से टीन लेके आए और कॉपर और टीन को मिला के ब्रॉन्ज, यानी कि ये वाली नॉलेज, ये जो नॉलेज है कॉपर और टीन को मिला के ब्रॉन्ज, ये नॉलेज वहाँ के लोगों को, इंडस वैली के लोगों को, उस इलाके के लोगों को हो गई। और इसीलिए अब जो मतलब पीरियड है, तो वो पीरियड ब्रॉन्ज एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन का दौर आ गया। यानी कि अब ये प्री हिस्ट्री का दौर खत्म, यानी कि अब मतलब यहाँ पे तो हमें एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, टूल्स पे डिपेंडेंट होना था। लेकिन अब सिविलाइजेशन का दौर, अब यानी कि अब राइटिंग का दौर आ गया। अब यहाँ से लोग, यहाँ पे हड़प्पन सभ्यता जो है, यहाँ पे राइटिंग मतलब यहाँ पे लोग लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे लोग, यहाँ के लोग लिखते थे। लेकिन वो लोग क्या लिखते थे आज कोई जानता ही नहीं है। मतलब इतनी कोशिश, इतनी प्रयास, इतना इतना प्रयास हो चुका है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है, डेसिफर कर ही नहीं पाया है इंडस स्क्रिप्ट, यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट को। कोई भी उसकी जो लिपि है, उसकी लैंग्वेज क्या है, इतना पता है कि पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते थे, पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल, मतलब जितनी भी सील्स मिली है वहाँ ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन वो क्या लिखा है आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, डेसिफर कर ही नहीं पाए। इसीलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा है। प्रोटो हिस्ट्री यानी कि प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो दौर आ गया। और इवोल्यूशन देख रहे हो, पहले स्टोन, फिर कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, इवोल्यूशन, इंसानों का वो देखो, इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब इंसान धीरे धीरे विकास कर रहा है, स्टोन, कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, यानी कि अब सभ्यता बन गई पूरी, सिविलाइजेशन, कल्चर बन गया है पूरा, सभ्यता। यानी कि पहले कॉपर कल्चर था, अब ब्रॉन्ज कल्चर आ गया, कल्चर नहीं, ब्रॉन्ज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, कल्चर के बाद सिविलाइजेशन। कॉपर कल्चर था, ये अर्बानत कल्चर, इसमें कॉपर जो सार्कोलिटिक एज है, इसमें 4 कल्चर इंपॉर्टेंट है, 4 कल्चर, अहरबानत कल्चर, कायठा कल्चर, मालवा कल्चर, कायठा, मालवा और देखो अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बताऊंगे। और अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो कॉपर के बाद क्या आया, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। तो इवोल्यूशन देख रहे हो, क्रोनोलॉजी समझो, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी। और इंसान का इवोल्यूशन देखो, डेवलपमेंट देखो, इंसान अब विकास कर रहा है, पहले स्टोन, कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज, अभी और इवॉल्व होगा। फिर इंडस वैली के बाद, यानी कि ब्रॉन्ज के बाद, फिर वैदिक पीरियड, आयरन एज। आ रहा है याद, टाइमलाइन याद आ रहा है, टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी। तो देख रहे हो, ब्रॉन्ज के बाद आयरन, और ये वैदिक पीरियड डिवाइडेड था, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते थे। और 1500 से 1000 BC, यानी कि वैदिक पीरियड को 2 पीरियड में डिवाइड किया है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। इन दोनों के बीच का डिवाइडिंग टाइम, डिवाइडिंग डेट 1000 BC। 1000 BC में क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ आयरन। आयरन यानी कि अर्ली वैदिक में आयरन नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक में आयरन था। तो यानी कि अर्ली वैदिक में इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी थी, पेस्टोरल थी, मतलब एग्रीकल्चर जानते थे, लेकिन
डोमिनेंट नहीं था, तो इकोनॉमी पेस्टोरल थी, लेकिन आयरन के आ जाने से इकोनॉमी एग्रीकल्चर हो गई, एग्रीकल्चर। तो देख रहे हो इकोनॉमी में चेंज। और ये क्वेश्चन आया था, ये वैदिक पीरियड का जब मैंने अपलोड किया था उसमें भी बताया हूँ कि इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी और रिलीजन क्या बदलाव हुए थे अर्ली वैदिक से टू लेटर वैदिक। तो ये डिफरेंस आ चुका है यूपीएससी एग्जाम में। तो फिर वैदिक के बाद, इसीलिए वैदिक पीरियड को आयरन एज भी कहते हैं। आयरन एज के बाद फिर क्या आया? अरे भाई, फिर सिंपल ये बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ, क्योंकि लेटर वैदिक में ब्राह्मणिकल रिलीजन, यानी कि जो रिलीजन था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन का हो गया, वर्ना सिस्टम एकदम रिजिड हो गया, सैक्रिफिशियल वो आ गया, सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन आ गया, यानी कि जानवरों का वो सेक्रीफाइस होने लगा, बलि प्रथा आ गई। तो ये सबसे लोग और ब्राह्मणिकल डोमिनेट, ब्राह्मण डोमिनेट करने लगे। तो उससे जो बाकी के वो थे वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो लोग परेशान थे। तो उसी बीच बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज होता है, बुद्धिज्म जैनिज्म राइज होते हैं, और उसी के पैरेलल महाजनपद भी राइज होते हैं। 16 महाजनपद, मगध उसमें से विक्टोरियस होता है। मगध पे 3 डायनेस्टी का रूल होता है, हरियंका, शिशुनाग और नंदा। हरियंका, शिशुनाग, नंदा। मैं इतना स्पीड में चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं देखो, मुझे समझ में आ गया है, इसीलिए मैं आपको समझा पा रहा हूँ, और मैं इतना स्पीड में चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना स्पीड में क्रोनोलॉजी थोड़ा स्पीड हो रहा है ना, स्पीड अप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मैं आगे बढ़ूँ। फिर ये महाजनपद के बाद मगध राइज होता है, शिशुनाग शिशुनाग कह रहा हूँ, नंदा। नंदा का जो लास्ट रूलर धनानंद, धनानंद के कोर्ट में चाणक्य आता है, और धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी होता है। अलेक्जेंडर भारत में आता है, और भारत में कैसे आता है कहानी बताता हूँ। अब ये कहानी बता ही दे रहा हूँ आपको, कहाँ गया। हाँ, तो भारत का मैप देखिए, भारत का मैप रफ मैप है, एग्जैक्ट मैप नहीं बनाया, लेकिन रफ दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, वीडियो को पॉज करके वो बना लीजिए। तो वो जो पाकिस्तान का जो मैप है, वहाँ उस साइड से अलेक्जेंडर इन्वेट करता है, मतलब आता है भारत में। तो सबसे पहले उसको क्या मिलता है? कुछ ट्राइब्स मिलती हैं। अलेक्जेंडर जब आता है तो सबसे पहले हिंदूकुश माउंटेन रेंजेस, हिंदूकुश माउंटेन रेंजेस मिलते हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ कबीले वाले मिलते हैं, ट्राइब्स, उनको भी हराता है। फिर थोड़ा आगे आता है, फिर एक अम्बी, इंडस, ये तो इंडस रिवर है। अम्बी, एक अम्बी नाम का एक वो मिलता है, वो सरेंडर कर देता है, सरेंडर। फिर आगे बढ़ता है अलेक्जेंडर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, ये तो सब जानते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध। तो अलेक्जेंडर जो था पोरस से युद्ध करके पोरस से बहुत इम्प्रेस होता है कि भाई तुम बहुत वो हो, एकदम बहुत ही डेडिकेटेड, मतलब तुम हार गए हो, उसके बाद भी तुम हार नहीं मान रहे हो। तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है अलेक्जेंडर, और इसको बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहते हैं। अलेक्जेंडर खुश हो जा रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, और झेलम और चेनाब रिवर के बीच में, मतलब ये पोरस के साथ युद्ध होता है अलेक्जेंडर का, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। और फिर आगे बढ़ता है, फिर ट्राइब मिलते हैं। फिर थोड़ा, यानी कि फिर जब तक्षशिला में जो चाणक्य बैठा है उसको मतलब उसका कनेक्शन होगा, तो उसको पता चलता है कि अलेक्जेंडर इंडिया में आ रहा है, इन्वेट कर रहा है। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो जाता है धनानंद के दरबार में, धनानंद के कोर्ट में, और फिर अब कहानी बताते हैं। वहाँ पे कोर्ट में जाता है, और वो कहता है कि आपके, मतलब इंडिया में, भारत में, चाणक्य कहता है कि
अलेक्जेंडर वो आक्रमण करने वाला है, तो आप हमारे लोगों को बचाइए, क्योंकि वो उस समय शिशुनाग कह रहा हूँ, नंदा डायनेस्टी बहुत विशाल पूरा एरिया में फैली हुई थी, नंदा डायनेस्टी, और धनानंद पूरे उस विशाल एरिया में रूल कर रहा था। तो उसका फर्ज बनता है कि अलेक्जेंडर अगर इन्वेट कर रहा है तो उसको रिटेलिएट करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा चाणक्य की बेइज्जती करता है, और इतनी बेइज्जती करता है कि चाणक्य वहीं अपनी चुटिया खोल के कसम खाता है कि तुझे मैं गद्दी से उखाड़ फेंकूंगा, और ऐसा किया भी। फिर वो जला जाता है, और धनानंद के कोर्ट में जो एक उसका मंत्री कमांडर जो भी उसका नाम बड़ा वो है, पता है क्या नाम है, मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा, मुद्रा राक्षसा, ये ना वहाँ का मतलब कमांडर था। तो उसने कहा कि ये ब्राह्मण है, इसको मतलब इतना मत वो मत करिए, बस खाली उसको निकाल लीजिए। तो उस ये सुन के चाणक्य बड़ी वो हुई, तो वो उस कमांडर से इम्प्रेस हो गया, मुद्रा राक्षसा। और इसका मैं जिक्र भी मिलता है, मुद्रा राक्षसा उसी ने लिखी है, कमांडर है। तो उस उसको फिर क्या करते हैं, उसको निकाल लेता है चाणक्य को धक्का मार के, और फिर वो आता है। फिर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे, एक बच्चा बार बार खेल में राजा बनता था। तो फिर और वो बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर उसके माँ बाप से परमिशन लेके चाणक्य उसको लेके आता है, तक्षशिला में ट्रेन करता है, उसको पूरा सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। उसके बाद फिर आर्मी बनाता है, चंद्रगुप्त मौर्य फिर आर्मी बनाता है, और फिर जाके अटैक करता है धनानंद के, धनानंद का जो वो था, और फिर धनानंद को हराता भी है। और उसके बाद इस्टेब्लिश होता है मौर्यन एम्पायर, एक वास्ट एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश होता है। तो क्रोनोलॉजी समझ में आई है, ये कहानी जो मैंने बताई है, ये मेंशन है मुद्रा राक्षसा में मेंशन है। तो कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, ये कहानी बहुत अच्छी थी ना। उसने चुटिया खोल ली थी कि तब तक तुझे उखाड़ फेंकूंगा नहीं जब तक ये चुटिया नहीं मारूंगा। वो हमेशा अपनी उसकी लंबी चुटी थी, अरे चुटिया थी ना चाणक्य की, उसका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। और उसने कौन सी बुक लिखी है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखी है। और अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि हाँ मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेटिव उसका कैसा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है मौर्य का। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब 321 बीसी में, बीसी में इस्टेब्लिश करता है चंद्रगुप्त मौर्य, मगध पे अपना मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश करता है। तो उसके बाद फिर ये कब तक रूल करते हैं, 182 तक, यानी कि मौर्यन एम्पायर में 3 रूलर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार का इतना वो नहीं है, लेकिन बस 4 पॉइंट है इसमें। बिंदुसार के बाद अशोका द ग्रेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसने अशोकन इंस्क्रिप्शन, इसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, रॉक एडिक्ट, अशोका इज्म, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पढ़ना पड़ेगा। अशोका के रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन सब कुछ ये मतलब अशोका द ग्रेट, इसको आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। बिंदुसार को तो बढ़िया से नहीं है, लेकिन अशोका को। और फिर जब अशोका डिक्लाइन करता है तो ये मौर्यन एम्पायर दो दो एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, दो दो एम्पायर में वो हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है अशोका के बाद। तो एक कुणाल के हाथ में चला जाता है और एक दशरथ के हाथ में। दशरथ, ये राम भगवान के पिता नहीं है दशरथ, ये दशरथ, दशरथ मौर्य, ये वो दशरथ अलग है और ये दशरथ अलग है। तो कुणाल के हाथ में वेस्ट वाला पोर्शन चला जाता है, तो वेस्ट वाले पोर्शन पे फॉरेन इन्वेजन होने लगते हैं। फॉरेन इन्वेजन में इंडो ग्रीक्स, पार्थियन सिंथियन और शाखा शाखा
तो ये सब फॉरेन इन्वेजन होने स्टेट। और कुषाण, हाँ, इंडो ग्रीक, पार्थियन, सिंथियन और कुषाण, तो ये फॉरेन इन्वेजन होते हैं। तो कुणाल के हाथ से यानी कि मौर्य के हाथ से वो एरिया चला जाता है वेस्ट वाला। फिर इधर दशरथ के बाद वीक रूलर्स आते हैं, वीक रूलर्स की वजह से इधर भी। और फिर जो लास्ट रूलर है प्रियदत्त मौर्य, प्रियदत्त मौर्य ये अपनी सेना का वो कर रहे निरीक्षण कर रहे थे। तो उसी बीच पुष्यमित शुंग, पुष्य वो कमांडर था, पुष्यमित शुंग ने मार दिया, प्रियदत्त मौर्य को किल कर दिया। और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश होता है इंडिया में। और शुंगा के बाद फिर कानवा, यानी कि मौर्य के बाद उधर तो वेस्ट वाले में फॉरेन इन्वेजन, यानी कि जो पोस्ट मौर्य यानी कि मौर्य के बाद जो टाइम, मौर्य एम्पायर के बाद जो टाइम पीरियड है, क्रोनोलॉजी समझो, पोस्ट मौर्य का दौर आता है, मौर्य के बाद का दौर पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य में फॉरेन रूलर और इधर नेटिव रूलर, ऐसे मतलब पढ़ेंगे। और फिर डीप साउथ का भी चोला चेरा पांड्या संगमेर, यानी कि नॉर्थ में क्या था, नेटिव रूलर। फिर उधर मतलब नॉर्थ वाले एरिया में कहीं पे वेस्ट वाले पोर्शन में फॉरेन रूल कर रहे थे। फिर इधर नेटिव रूलर सुंगा कानवा। और फिर इधर डेक्कन महाराष्ट्र वाले एरिया में, महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र, वहाँ पे सातवाना, सातवाहना रूल, यानी कि मौर्य की डिक्लाइन करती ही सातवाहना, उस सातवाहना उनके फ्यूडेटरी थे। अब ये फ्यूडेटरी का दौर आएगा। फ्यूडेटरी का मतलब कि मौर्य ने उस सातवाहना के एरिया को जीता और उन्हीं को दे दिया गवर्न करने के लिए। तो वो मतलब सातवाहना को कह दिया कि आप ही यहाँ रूल करो, लेकिन हमारे अधीन होके। यानी कि अगर आप हमें सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलेंगे तो बस आपको हटा के हम कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए फ्यूडेटरी का मतलब उसी के अधीन फ्यूडेटरी थे तब मौर्य। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी मैं वीडियो को एंड, आपको समझ में आया? ठीक है।